हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों के वर्णमाला से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं उनको कराने वाली हूँ। एक छोटा सा संक्षिप्त में आप लोगों को वर्णमाला के बारे में बता देती हूँ। वर्णमाला आपको पता है, वर्णों यानी कि लिपि और चिन्हों के व्यवस्थित जो समूह होता है उसे बोला जाता है वर्णमाला। ठीक है, क्या होता है? वर्णों या फिर लिपि चिन्हों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित तथा ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप होता है। और वर्ण जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है उन्हें क्या बोला जाता है? व्यंजन बोला जाता है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप देखिएगा, सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे तो स्वरों का वर्गीकरण जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है। ठीक है, और उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर। अग्र स्वर में छोटी बड़ी ए आई और ऋ ऋषि हो जाता है। मध्य स्वर में अ आता है और पश्च स्वर में आ, उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ आते हैं। और वहीं उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा उ और ऋषि हो जाएगा। और दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए आई ओ और औ, ये आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर को क्या बोला जाता है? संधि स्वर भी बोला जाता है। अब उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं स्वरों की बात करूं तो इसमें मूल स्वर और आपका संधि स्वर या गुरु स्वर आता है। ठीक है, मूल स्वर तो आपको पता ही है, ह्रस्व स्वर जिन्हें बोला जाता है उन्हीं मूल स्वर भी बोलते हैं। और दीर्घ स्वर को क्या बोला जाता है? मूल दीर्घ और आपका संयुक्त स्वर या संधि या गुरु स्वर, इनको बोला जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर ए आई और ओ हो जाते हैं और मूल दीर्घ स्वर आ, ई और उ हो जाते हैं। ठीक है, आ और ई और उ ये दो सजातीय स्वरों से मिलने से बनते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है सजातीय स्वर भी बोला जाता है। और ये दो विजातीय अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? विजातीय स्वर भी कहा जाता है। तो मैंने ये चीज आपको बताई। ओष्ठ यानी कि होठों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर है ना। आवृत्तमुखी स्वर में बड़ा, छोटा, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए आई, ऋषि हो जाता है आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ आ जाता है। ठीक है, अब बात, ये तो हो गए स्वर जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और हिंदी व्यंजनों की संख्या 39, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन यहाँ पर होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष। सघोष को ही घोष बोला जाता है। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं? हर वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन और साथ में स तीनों श, ठीक है, ये आपके अघोष व्यंजन होते हैं। और हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा व्यंजन साथ में जो अंतस्थ व्यंजन है वो आपके सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं? जितने भी स्वर हैं आप लोगों के 11, वो आपके क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। अल्प प्राण, हर वर्ग का पहला, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है ना, तो वो आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण। जिसमें ज्यादा निकलती वो महाप्राण हो गए। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन और साथ में अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन में हर वर्ग का दूसरा, चौथा और साथ में जो उसमें व्यंजन होते हैं वो आपके महाप्राण में आते हैं। स्वर अनुसार अल्प प्राण और विसर्ग महाप्राण वर्ण में आते हैं। स्वर हो गए, अनुस्वार हो गए, अल्प प्राण देखो भाई, स्वर अनुसार ये तो अल्प प्राण में आते हैं और जो विसर्ग होते हैं ना ये महाप्राण वर्ण में चले जाते हैं। ठीक है, स्वर, सारे स्वर, अनुस्वार जो भी है वो आपके अल्प प्राण में, बाकी विसर्ग आपके महाप्राण में जाते हैं। अब नवनिर्मित, विदेश, नवनिर्मित या विदेश से आगत या ग्रहित ध्वनियां, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ग्रहित ध्वनियां हैं या विदेश से आगत वर्ण है या विनिर्मित वर्ण है। तो याद रखना है, अरबी फारसी ध्वनियां या फिर आगत व्यंजन की बात करते हैं तो जिनकी नीचे इस तरीके से बिंदी लगी होती है वो आपके आगत व्यंजन या अरबी फारसी ध्वनियां, जैसे किस्मत, खराब, जरा, इनमें आपका लगा रहता है ना। अंग्रेजी ध्वनि आगत, जिसमें अर्ध चंद्र, अर्ध चांद, आ इस तरीके से बना होता है, अर्ध चांद बना होता है, तो वो
वो जैसे कॉलेज, जॉन, कॉफ़ी या अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर की तो उसमें आते हैं। ये हो गए व्यंजन और ये हो गए आपके स्वर। तो इस चीज़ का आपने याद रखना है। क, क, ख, ग, ज, फ, ये आपके क्या है, अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं, आगत व्यंजन है। और अगर कॉलेज, जॉन, कॉफ़ी इस टाइप से लिखा हुआ है तो वो फिर आपके क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चंस की। सो फटाफट आंसर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों के। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्णों, लिपि चिन्हों का जो व्यवस्थित समूह है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसे बोला जाता है, ऑप्शन ए, वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला, जिसके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? अब आपसे पूछा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ ध्वनियों का मतलब है, ध्वनियों का आशय है वर्ण, और ध्वनि वर्ण की मौखिक और तथा ध्वनि वर्ण की मौखिक और वर्ण ध्वनि की लिखित इकाई होती है, यूनिट होती है। दो प्रकार आपको बताए थे, स्वर और व्यंजन। आंसर हो जाएगा ए। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, आपसे पूछा गया है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है वर्ण। क्या बोला जाता है? वर्ण से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? जब हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे और आपको बताया था कि जीभ के आधार पर जो है स्वर 3 टाइप्स के होते हैं, तब आपने ध्यान देना है कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। इसमें कौन सा नहीं है? मैंने कहा अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ये तीनों के तीनों जीभ के प्रयोग के आधार पर यूज होते हैं, लेकिन वृत्त स्वर आपने विवृत स्वर नहीं देखा होगा। आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, 4 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद में विवृत स्वर आता है। मुख खुलने की स्थिति के आधार पर विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसमृत स्वर और समृत स्वर ये आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उत्पत्ति के आधार पर आपके स्वर बताए, जिसमें मूल स्वर और संधि स्वर आपका आता है। ठीक है। अब मैंने संयुक्त स्वर में कहा था जो विजातीय स्वर भी जिन्हें बोला गया, ए, आई, ओ और आउ, तो इसमें कौन सा नहीं है? 5 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर सी, ऊ, क्योंकि जो बड़ा ऊ है वो मूल या दीर्घ स्वर में आता है। मूल या दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ यहाँ पर मूल दीर्घ स्वर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण है जो तालव्य नहीं है? तो कंठ तालव्य, मूर्धा दंत ओष्ठ तालव्य कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे अ, क, क्योंकि कंठ क से, कंठ से बोला जाता है, ये कंठ से है। और क जो है अल्प प्राण वर्ण में आता है, और यह आता है आपका अघोष में। ठीक है। च, छ, ज, झ ये आपके किस में आते हैं? तो आप बोलेंगे मैम तालु वर्ग में आते हैं, तालव्य में। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिएगा। इनमें से दीर्घ स्वर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। जो भी एग्जाम आप दे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ स्वर में बड़ी ई आता है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ आते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा। आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस में एक चीज़ और आप लोगों की आई है कि दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। फिर अगर यहाँ पे मूल देखो, अगर यहाँ पे देखो दीर्घ स्वर, आपको पता है दीर्घ स्वर में आ, बड़ा, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ सभी आते हैं। आते हैं नहीं आते? आते हैं। फिर हम इसे किस चीज़ में लेंगे? क्योंकि ये भी आता है और ये भी आता है, और नहीं आता है तो ये नहीं आता है ना। तो फिर आप यहाँ पर वो बात कर रहे हो मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहे हो। मूल दीर्घ स्वर में से बड़ी ई आता है। ए, आई आपके किस में आते हैं? संयुक्त स्वर में आते हैं, और मूल स्वर में आपका छोटी आता है। तो फिर मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, इसलिए फिर आंसर इसका ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो यहाँ पर जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में 11 स्वर
और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है जो द्विगुण व्यंजन है ड और ढ। तो इनको यहाँ पर स्थान ध्वनियों में आगत ध्वनियाँ भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये भी याद रखना है, जिसमें जो है ये 35 व्यंजनों में ना इन 2 आगत ध्वनियों को भी शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपसे पूछा गया। मूल दीर्घ स्वर में आ, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ आना है। तो कौन सा नहीं है? ओ, क्योंकि ये संयुक्त स्वर में आता है, विजातीय स्वर है। स्वर निम्न में से किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? फटाफट आंसर दीजिए। तो स्वर किसका भेद है? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये भेद है आपका वर्ण का। स्वर किसका भेद है? हिंदी वर्णों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, स्वर और व्यंजन। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। लेकिन केवल स्वर की बात की जाएगी तो वो वर्णों के विभाजन का ही अर्थ प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। स्वर ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और आई का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। ए और आई, ठीक है। तो वे वर्ण जो कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य बोला जाता है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार पूछे गए हैं। तो लघु स्वर और लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा की बात करेंगे ना। तो यहाँ पे लघु मात्रा में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि ऋषि आ जाता है। दीर्घ मात्रा में आ, ई, मतलब बड़े बड़े वाले, ठीक है। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये सारे के सारे मात्रा के आधार पर। तो मात्रा लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, 2 प्रकार। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी यहाँ पर सही होगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत क्या है? तो वर्ण तालिका के अकॉर्डिंग ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? देखिए, उच्चारण काल की दृष्टि से ना जो स्वर के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। स्वर आपका कौन सा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जैसे आ, ई, उ, आ, ऋषि ऋषि, छोटा आ, छोटी, छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ, जैसे बड़ा, बड़ी, उ, ए, आई, ओ, औ, है ना। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में ये पाया जाता है, यानी कि संस्कृत के अकॉर्डिंग पूछेगा तब ये प्लुत स्वर होगा। हिंदी भाषा में ये लुप्त है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आपका हो जाएगा भाई स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर है 40। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा? कंठ से जो वर्ण बोला जाता है निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है? सो क्वेश्चन नंबर 14 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उनमें आ, क, ख, ग, घ, ण, ये सारे के सारे वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं या अल्प प्राण? घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं तथा प्राण तत्व के आधार पर स्वर और अनुसार अल्प प्राण होते हैं एवं विसर्ग महाप्राण होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। जिहा के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? जिहा के प्रयोग के आधार पर मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार बताए थे, जिसमें अग्र स्वर में छोटा ई, बड़ी ई, ऋषि ऋषि, ए, आई आता है। मध्य स्वर में ओनली अ आता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उच्चारण स्थान के आधार पर जो आपका यौ व्यंजन है वो कैसा है? तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा वो जाएगा तालु। च, छ, ज, झ, य है, आता है नहीं। तो तालु से इसका उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो आपकी बात करते हैं स, सुषमा वाले श की बात करते हैं तो ये दंत से बोला जाता है, बिल्कुल इसका उच्चारण स्थान है ना। और अन्य की बात करते हैं, जैसे मैं ये वाले श की बात करूं, है ना, शलजम वाले, तो ये आप लोगों का जो श है ना ये तालु से होता है। और ये वाला जो श है ये आपका मूर्धा से बोला जाता है। और च आपको पता है कंठ में नहीं आता, ये तालु से इसका उच्चारण होता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या की मैं बात करूं तो इनकी संख्या है 25। आपको पता है 5 वर्ग आते हैं और कचट तप, है ना, क, च, ट, त, प। क से क वर्ग के 5 और क, ख, ग, घ, ण 5 हो गए।
च से च छ ज झ य, फिर ट से 5, प से 5 और 5 5 25 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन्हें बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, इन्हें बोला जाता है। ठीक है, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, और पांचों वर्गों के जो लास्ट के पांचों वर्ण होते हैं ना, इन्हें पंचमा अक्षर भी बोला जाता है अनुनासिक। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? क आपको पता है ये तो है नहीं, तो ख, आ क के बाद ख, पहला वर्ग में क आता है, दूसरे में ख आता है, ख क्या है? महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट आंसर दीजिएगा, तालव्य ध्वनि कौन सी है? और तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा श। ठीक है, ऑप्शन सी। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। क जो होता है ना, कंठ से बोला जाता है, ट मूर्धन्य होता है, प ओष्ठ से बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 23। ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? छोटी बड़ी च छ ज झ य और स भी आता है इसमें। ठीक है, इनका जो उच्चारण स्थान है ना वो तालु से होता है। किससे होता है? तालु से, यानी कि तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? अगर ग की बात करूं तो ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, क ख ग घ ण, है ना। अगर मैं बात करती हूँ न का उच्चारण स्थान, तो दंत से बोला जाता है। ठीक है, दंत से हो जाएगा। अब म की बात करते हैं तो ओष्ठ हो जाएगा। और बचा कौन सा? च छ ज झ, तो ये होता है तालु से, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य ध्वनि आपसे पूछी गई है, तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने जो वर्ण होते हैं उन्हें दंत्य ध्वनि के अंतर्गत रखा जाता है। दंत में त वर्ग आता है, त वर्ग साथ में जो ल और स है, इस ये भी आपके किस में बोले जाते हैं? दंत है। तो आंसर हो जाएगा 25 का सी। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से या लगाने से होता है उसे क्या बोला जाता है? तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहा जाता है? आपसे बोला गया है, आंसर हो जाएगा दंते। क्या हो जाएगा? दंते। ठीक है, इसके अंतर्गत दंत के अंतर्गत त वर्ग त थ द ध न, साथ में ल और ये वाला श आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प फ ब भ में प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होते हैं प फ ब भ म? सो ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं ओष्ठ। क्या होते हैं? ओष्ठ, ऑप्शन बी। च छ ज झ यो तालव्य व्यंजन, क ख ग घ ण कंठव्य व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो निम्नलिखित में से कौन एक अंतस्थ व्यंजन है आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ए ल। ल क्या है? अंतस्थ व्यंजन में य र ल व 4 होते हैं। प च ट त आदि स्पर्श व्यंजन में आते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अभी बताया 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। तो आंसर हो जाएगा भाई य र ल व। य र ल में कौन सा हो जाएगा? य हो जाएगा। बाकी जो आपके ग ज है ना, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, और स आपका ऊष्मी व्यंजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30। य र ल व, क च ट स्पर्श व्यंजन है, तो कौन सा? य। निम्नलिखित में ऊष्मी व्यंजन कौन से? ऊष्मी व्यंजन कौन सा है? 31। श श ह, आपके 4 क्या होते हैं? ऊष्मी व्यंजन होते हैं। श श श ह, ये आपके ऊष्मी व्यंजन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे श श, ऑप्शन ए। 31 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, किससे इनका उच्चारण होता है? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अ और आ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ है। क्या हो जाएगा? कंठ। च वर्ग ई बड़ी ई और छोटी दोनों आपके किस में आते हैं? और च वर्ग तालु से होता है, और साथ में स, ये वाला। मूर्धन्य में ट वर्ग और ऋषि ऋषि और र, ऋषि ऋषि र और श, ये आते हैं आपके मूर्धन्य वर्ग में। ओष्ठ वर्ण में प वर्ग आता है, प के साथ छोटा उ बड़ा उ आता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है घोष महाप्राण है? घोष महाप्राण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33। तो ध्यान दीजिएगा, घोष में ह जो होता है ना, ऊष्म व्यंजन, ये घोषत्व के आधार पर सघोष या घोष और प्राण तत्व के आधार पर महाप्राण है। आंसर हो जाएगा ह। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा आप लोगों का संयुक्त व्यंजन। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? सो ध्यान दीजिएगा, य, र, ल, व आपके किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अगर छ की बात करूं तो यह क धन स से मिलकर बना है और क वर्ण के बाद इसका उच्चारण होता है। त्र की बात करते हैं तो त धन र से मिलकर बनता है। ज की बात करूं तो ये ज धन य से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ख आपका महाप्राण है ना? तो इनमें से कौन सा आपका क्या पूछा गया था 36 में? अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण में ख के बाद घ की बात का क ख ग घ, तो ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, तो आंसर हो जाएगा बी। बाकी ख महाप्राण, ये घ महाप्राण, ठ महाप्राण, ठ दूसरे नंबर पे आते हैं महाप्राण में। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? महाप्राण में प फ ब भ, तो ये इसमें चौथे में आ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा बी आपका भ, सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है अघोष वर्ण है? इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? आपसे पूछा गया है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष या घोष होता है। जिन वर्णों के उच्चारण या जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झकृत होती हैं वे सघोष और घोष, जिनमें ऐसी झकृति नहीं होती वो अघोष कहलाती हैं। और आंसर हो जाएगा भाई अघोष आपसे पूछे तो च, छ, ज तो तीसरा वर्ण हो गया, छ, च, अण, ये आपके बाकी तो नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? अघोष है, बाकी तीनों घोष है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण आपका अघोष है? क्वेश्चन नंबर 39। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अघोष में क आता है, बाकी आपके घोष या सघोष में आते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40। ऑप्शन हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 40 का ए प हो जाएगा, अघोष में आता है प फ ब भ, बाकी आपके क्या होते हैं? सघोष या घोष कहलाते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41। हर वर्ग का पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। सघोष का दूसरा नाम सघोष भी बोला जाता है। और घोष वर्ण में आपका कौन सा आता है? च होगा नहीं, च, छ, ज होगा, क होगा नहीं, ट होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों क्या है? अघोष है, तो ज हो जाएगा ऑप्शन ए। घोष या सघोष पूछा। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42। पार्श्विक ध्वनि में आपने याद रखना है, जो ल व्यंजन होता है इसे पार्श्विक बोलाता है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु बगल यानी कि पार्श्व में से हवा निकल जाए उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और वो है आपका ल। आगे है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? 43। सो अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? सो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये अनुस्वार की जो सूचक है, जिन्हें पंचमा अक्षर मैंने कहा था, ड, य, ण, न और म, ये पंचमा अक्षर, इन्हीं को बोला जाता है अनुस्वार, लेकिन सूचक य नहीं था उसमें। ठीक है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि नहीं आती है, बाकी कंठ, मुर्दा, दंतस्थ तीनों आती हैं। मुर्दा ट वर्ग आता है, कंठ क वर्ग आता है, दंतोष्ठ व वर्ग आता है, दंतोष्ठ में व आता है। ठीक है, दंत में आपका क्या आता है? क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प।
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? क व्यंजन, क आपको पता है अल्प प्राण इसकी विशेषता है, ये अघोष वर्ण है, ये स्पर्श में आता है, ये कंठ ध्वनि है। सो आंसर हो जाएगा ए, इसकी क्या है? विशेषताएं है, यही आपको बताना था। जिहा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, और ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है वर्तस्य। क्या बोलते हैं? वर्तस्य। दंत मूल के उसके संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को रोकती है, ऐसे उच्चारण स्थान को वर्तस्य कहते हैं। और इस प्रकार की ध्वनि में र और ल आता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। वर्तस्य ध्वनि आपसे पूछेगा तो र और ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो र व्यंजन कौन से शब्द में नहीं है? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, मातृभूमि में आपका दिया है, मातृभूमि में र नहीं, मातृ में त के नीचे लगा हुआ वर्ण री से ऋषि है, ठीक है, ना कि व्यंजन। स्वर है वो, व्यंजन नहीं है, अन्य में र व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 वर्गों में बांटा गया है। इस चीज का आपने याद रखना है, सघोष और अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी को वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ऑप्शन बी। साधारण, जैसे साधारण, एज एग्जाम्पल साधारण है तो साधारण को तोड़ेंगे स, हलंत लगा हुआ आधे को डिनोट करता है, आसा है ना, आ हो जाएगा, बाहर निकलेगा आ। फिर क्या है, धा, धा बाहर निकलेगा, धा, धारण है ना, धा का आ निकलेगा, है ना। र, र में आ छिपा हुआ है तो र के बाद अ आएगा। अणा, ण में अ छुपा हुआ, तो ये आप लोगों का इस तरीके से अलग अलग स्वर्ण विच्छेद होता है। ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है आपको बताना है। आपको पता है ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं, ठीक है। और न जो अल्प प्राण और ढ महाप्राण है, तो यहाँ पे दोनों महाप्राण दे रखे हैं, दोनों में देखो भाई, जो ड ड है ना, ये आपका क्या है, अल्प प्राण है, और जो ढ है वो महाप्राण है। इनका प्रयोग शब्द के प्रथम वर्ण को छोड़कर मध्य तथा अंत में किया जाता है। प्रथम वर्ण स्टार्टिंग में नहीं होता है, बीच में या फिर अंत में इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉपरली आंसर है वो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य? ऐसा कौन सा स्वर है जो कंठ तालव्य है? कंठ और तालु से बोला जाता है, तो ए और आई स्वर क्या होते हैं? कंठ तालव्य होते हैं, तो आई हो जाएगा भाई ऑप्शन डी। आ और आ कंठ से बोला जाता है, बड़ी और छोटी आपका तालु से बोला जाता है। ओ और औ आपका कंठोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? 52 दीर्घ स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो प्रकार, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर दो प्रकार के, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यहाँ आ मूल दीर्घ स्वर है और ए आई ओ संयुक्त स्वर है, तो ऐसे में जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। आपसे दीर्घ स्वर पूछा गया है, और तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है इनमें? सो ओष्ठ में आपका कौन सा आता है? दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, तो यहाँ पे आता है ऊ, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जैसे बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग प फ ब भ म, अ आ कंठ वर्ण, ई तालु, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो तालु से च छ ज झ य, है ना, बताया था। इन व्यंजनों को तालु व्यंजन कहते हैं। ढ का उच्चारण मूर्धा से होता है, क का उच्चारण कंठ से होता है, म का उच्चारण ओठ से होता है। तो आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ऊष्म वर्ण कौन सा है? इसमें से ऊष्म वर्णों की संख्या 4 बताई थी, श श श श ह, तो आंसर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन में श स ह। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, च छ ज झ, ट ठ ड ढ स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये आपका तालु से बोला जाता है, ट ठ ड कंठ तालव्य, क च ट ट कंठ तालव्य मूर्धा से बोला जाता है।
तो ये थे भी आपके वर्णमाला से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आई होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।